जी हमारा आज रिग्रेशन का दूसरा सेशन है। पिछले सेशन में हमने जनरली एक इंट्रोडक्टरी लिया था रिग्रेशन का, और उसके बाद फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंसेस देखे थे लीनियर और नॉन लीनियर रिग्रेशन में। फिर हमने वो भी इंट्रोडक्टरी लेवल पे, फिर हमने आर स्क्वायर के बारे में काफ़ी डिटेल में जाना था, उसकी श्रिंकेज, सैम्पल साइज से रिलेशनशिप। फिर आखिर में हमने एक छोटी सी एग्जाम्पल दी थी। तो आज हम ज़रा मज़ीद डिटेल में जाएंगे और रिग्रेशन के अंदर आर स्क्वायर पे मज़ीद फोकस करेंगे कि वो कैसे इम्पैक्ट करता है, उसके स्टैट को कैसे देखना है। फिर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे मिनी टैब पे, और उसके अंदर फिर हम मुख्तलिफ चीज़ें सीखेंगे। तो मैं आपसे पहले स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ स्लाइड्स की, और फिर वहाँ से मिनी टैब पे आ जाएगा। अच्छा जी, तो रिग्रेशन आर स्क्वायर के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा था कि ये क्या होता है। ये फिगर आपको बताती है कि आपने जो वेरिएबल्स सिलेक्ट किए हैं टू एक्सप्लेन द आउट, यानी वाई को एक्सप्लेन करने के लिए जो आपने एक्सेस सिलेक्ट किए हैं, वो कितने परसेंट जवाब दे रहे हैं वाई की वेरिएशन का। यानी वाई को जब मैं चेंज करता हूँ तो वो कितने फीसद लिंक्ड है एक्स के साथ चेंज में। तो अगर आपका आर स्क्वायर जनरली स्पीकिंग 80, 85, 90 या इससे ऊपर है तो अच्छा आर स्क्वायर समझा जाता है। और आम जुबान में हम कहते हैं कि जो हमने एक्स सेलेक्ट किए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेलेक्ट किए हैं, वो मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल को अच्छी तरह प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे पहला मसला तो ये है कि ये आर स्क्वायर जो है ये आप एक बिल्कुल इररेलेवेंट वेरिएबल भी डाल देना तो उसके साथ भी बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये उसके अंदर जो रैंडमनेस होती है उसको मॉडल करना शुरू कर देता है। तो जनरली स्पीकिंग हमें हाई आर स्क्वायर लेना चाहिए, लेकिन आर स्क्वायर के और वर्जन्स होते हैं। बेसिकली दो और वर्जन्स होते हैं, एक को हम कहते हैं एडजस्टेड आर स्क्वायर और एक को कहते हैं प्रिडिक्टेड आर स्क्वायर। अभी शायद आए, लेकिन मैं आपसे आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जो एडजस्टेड आर स्क्वायर होता है वो जब भी कोई नया वेरिएबल आता है तो उसके अंदर से जो प्योर रैंडमनेस की वजह से अगर कोई मैचेस आ रहे हैं आपके वाई की चेंज में तो उनको रिमूव कर देता है। तो फिर स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग जो एडजस्टेड आर स्क्वायर होता है वो एसेंशियली बढ़ता नहीं है फिर हर वेरिएबल को ऐड करने से। अगर वेरिएबल फिट हो रहा है तो एडजस्टेड आर स्क्वायर बढ़ेगा, वरना ये नहीं बढ़ेगा। तो इसी हद तक ये प्लेन आर स्क्वायर से बेहतर होता है, क्योंकि ये रैंडमनेस के अंदर जो सिमिलैरिटीज होती हैं उनको नहीं मॉडल कर रहा होता। और दूसरा मैंने आपको थोड़ा सा बताया था पिछली क्लास में प्रिडिक्टेड आर स्क्वायर के बारे में कि ये इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि आप एक एक करके वैल्यूज को डिलीट करते हैं, वाई की वैल्यूज को, और अपने मॉडल को कहते हैं कि मैंने एक वैल्यू डिलीट की है, इसको प्रिडिक्ट करो। अगर उसको सही प्रिडिक्ट करता है फिर दूसरी को डिलीट करते हैं। इस तरह करते करते सारी वैल्यूज डिलीट करके उसको प्रिडिक्ट करने का कहते हैं। तो अगर वो सही प्रिडिक्ट करता है इसका मतलब वो बहुत अच्छा मॉडल है और आप उसको रिग्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली तो यही काम है ना, रिग्रेशन करके मॉडल को यूज करते हुए हम गिवन एक्सेस वाई को प्रिडिक्ट करें। तो अगर आपका मॉडल सही प्रिडिक्ट कर रहा है तो उसकी प्रिडिक्टेड आर स्क्वायर हाई होती है, तो वो बहुत अच्छा मॉडल है। तो सिर्फ आर स्क्वायर को नहीं देखना होता, बल्कि एडजस्टेड आर स्क्वायर और प्रिडिक्टेड आर स्क्वायर को भी देखना होता है। तो दिस इज दीज टू आर काइंड ऑफ कह लें कि क्रॉस वैलिडेशंस हैं आर स्क्वायर की। अभी हम थोड़ी देर बाद एग्जांपल्स में देखेंगे इस तरह एक हाई आर स्क्वायर की वैल्यू को जब हम क्रॉस चेक इट, वी पुट इट टू द टेस्ट ऑफ एडजस्टेड एंड प्रिडिक्टेड, तो वो फेल हो जाती है। तो पहली चीज़ तो आपने ये देखनी है कि अब जब अपना बेस्ट मॉडल फिटिंग कर रहे हैं, बेस्ट यू आर ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट मॉडल, तो उससे फार स्क्वायर को नहीं देखना बल्कि डेप्थ में जाना है, अगर जस्टेड एबिलिटी को भी देखना है। सेकंड चीज़ पी वैल्यू फॉर प्रेडिक्टर्स, काफ़ी हमने इसके बारे में बात की, थोड़ा उस पर और एम्फोसाइज करते हैं कि जनरली स्पीकिंग जितनी लो पी वैल्यू होगी उतना अच्छा प्रेडिक्टर है, उतना वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। और अगर आपकी जो अल्फा वैल्यू रखी है उससे कम है
तो फिर आप अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं और आप कहते हैं नहीं ये जो वेरिएबल है इट इज एक्चुअली शोइंग एन इफेक्ट, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड है। और अगर पी वैल्यू ज़्यादा है तो आप इसका मतलब है कि वो स्टेटिस्टिकली आपका ये वेरिएबल इनसिग्निफिकेंट है, तो आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप उस वेरिएबल को अपने मॉडल से निकाल देते हैं। और इसी तरह ये पी वैल्यू एक चीज़ है, इसकी बेसिस पे आप निकालते रहते हैं वेरिएबल्स, और फिर उस वक्त तक निकालते रहते हैं जब तक बाकी मानदा वेरिएबल्स की पी वैल्यू आपके सेट अल्फा लेवल से कम होती है। ये इस प्रैक्टिस को हम रिड्यूसिंग द मॉडल भी कहते हैं, कि बेसिकली आप हर कैंडिडेट प्रेडिक्टर को या एक्स को टेस्ट करते हैं, पी वैल्यू कम है रहने देते हैं, ज़्यादा है तो निकाल देते हैं, अल्फा से कम है या ज़्यादा है तो कम है तो रहने देते हैं, ज़्यादा है तो निकाल देते हैं, और आखिर में फिर जो ऐसे बचते हैं जिन सब की वैल्यू आपके सेट अल्फा से कम होती है तो वो एक रिड्यूस्ड मॉडल होता है। तो इस चीज़ को कहते हैं रिड्यूसिंग द मॉडल। डेफिनेशंस की टर्म्स में बोल देखें तो दिस इज फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस इस चीज़ को कहते हैं कि आपके जो मुख्तलिफ एक्सेस हैं उनको आप एनालाइज करें और देखें कि वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं, और आहिस्ता आहिस्ता उनको कम करते हैं। फैक्टर एनालिसिस को हम अलग से भी काफ़ी डिटेल में देखेंगे, लेकिन जनरली स्पीकिंग यू शुड नो कि मॉडल रिडक्शन जो होता है वो इन इट्स एसेंस फैक्टर एनालिसिस होता है। अब बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा फैक्टर को रिड्यूस करने में या मॉडल को रिड्यूस करने में। उनमें से ये यहाँ पे मैं रिग्रेशन के अंदर दो बता रहा हूँ आपको, एक को हम कहते हैं स्टेप रिग्रेशन और एक को कहते हैं बेस्ट सबसेट रिग्रेशन। स्टेप वाइज रिग्रेशन का मतलब है कि एक एक स्टेप में वेरिएबल्स को ऐड या डिलीट करें और फिर बेस्ट पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स तक पहुंचे। इन अदर वर्ड्स डिलीट ऐड करते करते मॉडल को इतना रिड्यूस कर लेंगे किसी की वैल्यू 0.05 से ऊपर ना रहे, अगर आपका अल्फा 0.05 है। और बेस्ट सबसेट का मतलब है कि बहुत सारे अवेलेबल ऑप्शंस में जो वो कौन सा मॉडल है जो आपके गिवन स्टैंडर्ड्स को कंफर्म कर रहा है। इसके लिए दोनों ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स हैं, इसमें आपको मैथमेटिक्स कुछ नहीं करनी पड़ती, ये सॉफ्टवेयर खुद ही करता है। बेसिकली ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन यानी हमारी चैनल रिग्रेशन जिसको हम कहते हैं उस के अंदर ये बिल्ट इन होते हैं। हम सॉफ्टवेयर में आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको करते हैं। हाँ, इस तरह बेस्ट सबसेट के लिए मेरे टाइप जो है मेलो सीपी एक स्टैट है उसको यूज़ करता है, और स्टेप वाइज में भी थोड़ी देर में देखेंगे हम बहुत सारे स्टैट्स को यूज़ करते हैं, उनको एक एक करके हम सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रैक्टिकली करेंगे। तो मैं भी यहाँ से शिफ्ट हो रहा हूँ गैस पे, तो मैं आपको यहाँ पॉइंट करता हूँ, मैं मिनट ऐप खोल के उसके अंदर आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ ताकि आप समझ सकें कैसे करते हैं। तो ये है जी आपका मिनट ऐप सॉफ्टवेयर। अच्छा जी, तो आप इसकी जनरल लुक देखें तो ये आपके पास जो सबसे ऊपर विंडो है इसको सेशन विंडो कहते हैं, और इसके नीचे ये एक्सेल की तरह की एक वर्कशीट होती है जो रोज और कॉलम्स में डिवाइडेड है। जनरली ये आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप किसी रो या कॉलम उसमें आपने मैंने लेकिन अगर आप टेक्स्ट का डेटा डाल देते हैं तो आप ये देखें मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा तो इसके ऊपर C2
का नाम चेंज करके C2T कर दिया, यानी इसके अंदर टेक्स्ट है। अगर टेक्स्ट खत्म कर दूँ तो ये उसको मिसिंग शो कर रहा है, और डिलीट कर दूँ तो उसी टेक्स्ट को हटा दिया वहाँ से। अच्छा जी, अब जिस तरह ज़्यादातर विंडोज़ के सॉफ्टवेयर होते हैं, ये फाइल का बटन है, एडिट का बटन है, फिर इससे आगे सारे स्पेशलिटी बटन शुरू हो जाते हैं सॉफ्टवेयर के अपने। जैसे डेटा में हम डेटा को, जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल्स दे के बस यहाँ से आगे चला जाऊँगा, जब यूज़ करेंगे तो आपको समझ आएगी। अनस्टैक का मतलब होता है कि एक रो कॉलम के अंदर अगर मुख्तलिफ वेरिएबल्स के डेटा हैं तो उसको अलग कॉलम, हर एक को अलग अलग कॉलम में डालते हैं। इस तरह ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रोज को कॉलम बना दे, कॉलम्स को रोज बना दे। फिर कैलकुलेटर या कैलकुलेशंस, इसका कैलकुलेटर भी बहुत यूज़फुल है, लेकिन इसमें और बहुत यूज़फुल फंक्शन है जो डेटा जनरेशन से रिलेटेड है। जैसा पिछले क्लास में हमने डिस्ट्रीब्यूशंस की बात की, तो फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का रैंडम डेटा जनरेट करना चाहते हैं, तो ये आपसे पूछेगा। आपको याद होगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स थे, एक था उसका मीन और एक था स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप कोई भी मीन दे दें इसको, आपके डेटा का मीन 5 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1। और कितनी रोज आप जनरेट करना चाहते हैं, फर्ज करें 100 जनरेट करना चाहते हैं, इस कॉलम में स्टोर करना चाहते हैं, C1 में करना चाहते हैं, ओके करेंगे तो ये आपको एक 100 वैल्यूज डेटा की दे देगा, जिनको आप फिर किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं। इसी तरह इसके बाद स्टैट्स का बटन आ जाता है। स्टैट्स प्रोबेबली ये इसका की बटन है मेरे टैब का। इसके अंदर बेसिक स्टैट्स हैं, फिर इसके अंदर बहुत सारे टेस्ट हैं जो आपने कभी टेस्ट किए होंगे अपने ग्रेजुएट क्लासेस में, जी टेस्ट, टी टेस्ट वगैरह, पेयर टी और प्रोपोर्शन वगैरह वगैरह, वेरिएंस, कोरिलेशन, कन्वेरियंस। फिर इसके बाद रिग्रेशन है। रिग्रेशन को मैंने पिछली दफा आपको बताया था, मैंने इसके अंदर दोनों कंटिन्यूस और डिस्क्रीट डेटा के रिग्रेशंस हैं। फिर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के मुख्तलिफ वर्जन्स, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, कंट्रोल चार्ट्स, क्वालिटी टूल्स एंड सो ऑन। और आखिर में ये पावर एंड सैंपल साइज है। तो आप जो भी टेस्ट करना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको कितना सैंपल चाहिए ये आपको बता सकता है। फॉर एग्जाम्पल सैंपल जी टेस्ट करना चाहते हैं तो वही पिछली क्लास में या उससे पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, सैंपल साइजेस, डिफरेंसेस, पावर वैल्यूज और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन। 3 चीज़ें आप डालेंगे, चौथी चीज़ ये आपको दे देगा। इसके बाद ग्राफ्स आप बहुत सारे इसके अंदर से जनरेट कर सकते हैं, ऑल पॉसिबल ग्राफ्स जो कभी भी आपने किसी और सॉफ्टवेयर पे देखे होंगे। एडिटर है, फिर टूल्स हैं, विंडोज, अब ये चीज़ें स्टैंडर्ड हैं स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर की। अब मैं इसके अंदर एक फाइल खोलने लगा हूँ। आप जब भी फाइल ओपन करें तो ये इसमें यूजफुल बटन है जो लिखा हुआ है लुक इन मिनिटैब सैंपल डेटा फोल्डर। तो मिनिटैब ने बहुत सारे फाइल्स बना के आपके लिए रखी हुई ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है फ्लक्स इंसुलेशन। मैं ऐप फाइल लिखूंगा तो इंसुलेशन आ गया, इसको मैं खोल रहा हूँ। इसके अंदर 4 कॉलम्स हैं और हर एक के अंदर 29 डेटा सेट्स हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह का है कि एक सोलर लगाया आपने अपनी छत के ऊपर जो इंसुलेटेड है, और आप देख ये रहे हैं कि उसको 3 डायरेक्शन से हीट मिल रही है और एक इंसुलेशन है उसकी। तो इन 3 डायरेक्शंस ऑफ हीट और एक इंसुलेशन, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द पैनल, ताकि आपको बेसिकली आसानी हो अपने सोलर पैनल को मैं किस डायरेक्शन में रखूंगा, इससे आपको ये फैसला करना है। और इंसुलेशन इसकी बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं ये आपने फैसला करना है। तो इसको मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि नॉर्मल रिग्रेशन फिट रिग्रेशन मॉडल के साथ इससे पूछता हूँ कि मेरा रिस्पांस हीट फ्लक्स है, यानी मुझे चाहिए ज़्यादा हीट फ्लक्स, और ये 4 फैक्टर्स हैं, इंसुलेशन, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ। तो इन चारों को
तो प्रेडिक्टर्स वाले खाने में रख के आप उसको कहते हैं कि मुझे बताओ कि इन चारों में से कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ कि मैंने कोई चीज़ तो नहीं सिलेक्ट की। तो अब जब मैंने रिग्रेशन की तो ये आउटपुट निकली है मेरे पास। ये सबसे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस दे दिया मुझे, जिसके अंदर हर फैक्टर की पी वैल्यू, एफ वैल्यू और वेरिएंस का डेटा है। फिर इसने मुझे इक्वेशन दे दी है, इक्वेशन या मॉडल दे दिया है रिग्रेशन का, एस इज इक्वल टू, मैं एक बताता हूँ आपको क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। आर के सारे वर्जन है और एस है। फिर हर कोफिशिएंट की वेरिएंस इन्फ्लेशन भी दे दी है, और फिर रिग्रेशन इक्वेशन लिख के दे दी है। और फिर अगर कोई अनयूजुअल ऑब्जर्वेशंस हैं, हमारे पास 29 थी, तो उनमें से ये कह रहा है कि 2 अनयूजुअल हैं। मैं एक एक चीज़ का आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है और इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो एस एस एम एस, ये आपको मैंने बताया था पिछली से पिछली क्लास में, ये डिस्टेंसेस होते हैं फ्रॉम द रिग्रेशन लाइन टू द एक्चुअल डॉट, जो एक्चुअल डेटा की वजह से डॉट लगता है जिससे हम रिग्रेशन लाइन लेते हैं। तो इनके बारे में मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की थी, तो इसको आप देख लीजिएगा। मैं आगे चलता हूँ। मॉडल समरी में 4 चीज़ें हैं। सबसे पहला है एस। एस जनरली स्पीकिंग स्टैंडर्ड एरर कहते हैं इसको, स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन। और आम जुबान में कहें तो ये आपको बता रहा है कि आपका आपके जो ये मॉडल है इसके अंदर 8% एरर है। अब ये आगे सारी डिटेल्स हमें बताएंगे कि वो एरर क्या है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। फिर उसके बाद आर स्क्वायर दे दिया इसने। आर स्क्वायर मैंने आपको बताया था, आपको बताता है कि जो आपने वेरिएबल सिलेक्ट किए हैं वो कितने % एक्सप्लेन कर रहे हैं आपकी आउटपुट को। एक्सेस कितने % एक्सप्लेन कर रहे हैं, वाई को, तो ये 89% है। लेकिन एडजस्टेड वैल्यू ली, यानी रैंडमनेस को मॉडल करने से रोका उसको, तो वो कम हो गई 87.27। और उसको कहा कि नहीं, फिर मैं वैल्यूज निकाल रहा हूँ, तुम प्रेडिक्ट करो ये इसकी जगह क्या आना चाहिए। तो अगर वो सही प्रेडिक्ट कर, मॉडल सही होता तो वो 89% ही प्रेडिक्ट करता, लेकिन उसने सिर्फ 80% प्रेडिक्ट की। इसका मतलब है कि फिर ये आर स्क्वायर की वैल्यू, ये एस की वैल्यू और ये आर स्क्वायर एडजस्टेड की वैल्यू जरा क्वेश्चनेबल है। हम देखते हैं कि क्यों क्वेश्चनेबल है और कैसे इनको ठीक किया जा सकता है। कोफिशिएंट्स पे आते हैं। अब आपके सामने सबसे पहले लिखा हुआ है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या लिखा है? ये 270.2, 270.2, यहाँ इक्वेशन के अंदर आपके लिखा हुआ है 270.2। इसी तरह फिर इन सब के जो कोफिशिएंट्स हैं वो इधर लिखे हुए हैं हर एक के साथ साथ ही। जैसे 0.516 है, तो ये इंसोलेशन के साथ लिखा हुआ है इक्वेशन के अंदर। ये चीज़ यहाँ पे फिर इसकी और इन सब की। अब सबसे पहले देखते हैं ये कोफिशिएंट क्या चीज़ है। आप बेसिक अपनी अंडरस्टैंडिंग जो स्टैट्स की है उसको रिकॉल करें, तो इसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट। यानी जो हमारी रिग्रेशन की लाइन है वो वाई एक्सिस को किस जगह पे टच कर रही है। ये कह रहा है 270 पे टच कर रही है। 270 का क्या मतलब है? बेसिकली कोई मतलब नहीं है। ये आप 5 भी लिखा होता कि 5 पे टच कर रही है तो हमें क्या फ़र्क पड़ना था, या 20,000 लिखा होता क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली ये एक मीनिंगलेस वैल्यू है। लेकिन लोगों ने बहुत सारी रिग्रेशन रन कर करके दो ये ट्राई टू मेक सेंस, और दो किस्म की थ्योरी इस पे हैं। एक थ्योरी ये है कि ये बाकी जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे इसके अंदर ये इंसुलेशन है, ईस्ट है, साउथ है, नॉर्थ है, इनके अंदर अगर कोई बायस है तो ये उसको कलेक्ट करता है, उसको कलेक्ट करता है और बायस कम हो जाती है। तो एक दिस इज काइंड ऑफ अ गार्बेज कलेक्टर फॉर द मॉडल। ये जितना बढ़ता जाएगा इसका मतलब है आपने आपके एक्शंस की जो भी आपने चेंजेस किए हैं उसकी वजह से ये कोफिशिएंट्स बेहतर होते जा रहे हैं। तो एक इसकी डेफिनेशन ये है। दूसरी डेफिनेशन ये है कि इफ ऑल अदर फैक्टर्स वर जीरो,
यानी इम्पैक्ट ऑफ इंसुलेशन भी ज़ीरो होता, ईस्ट भी ज़ीरो होता, साउथ भी ज़ीरो होता, नॉर्थ भी ज़ीरो होता, ये वाली फिगर ज़ीरो होती, तो 270 हीट फ्लक्स होता। अब ये डेफिनेशन भी वैसे यूजफुल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर बाकी सब के इनफैक्ट जो कांस्टेंट्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं, वो ज़ीरो होते, फिर तो हम रिग्रेशन ही क्यों कर रहे हैं? अगर कोई वेरिएबल ही नहीं है तो इसका मतलब रिग्रेशन की ज़रूरत ही नहीं है, तो हीट फ्लक्स 270 इज यूजलेस। तो बहरहाल जैसे मैंने आपको बताया कि ये इस फिगर का प्रैक्टिकली कोई मतलब नहीं होता, लेकिन दो किस्म के लोगों ने इसमें से मतलब निकालने की कोशिश की है, बस मैंने आपको बता दिए, वो भी उनकी कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। और आखिर में उसने बताया कि दो ऑब्जर्वेशंस ऐसी हैं जो कि जो फिट नहीं हो रही मॉडल को, बहुत दूर है रिग्रेशन लाइन से। एक ऑब्जर्वेशन नंबर 4 और एक ऑब्जर्वेशन नंबर 22। अब जब आप, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप सोशल साइंसेस की रिग्रेशन का रिसर्च आपने की, उसका डेटा डाला और रिग्रेशन कर रहे हैं, तो ये जिस बंदे ने या बंदे ने आपको जवाब दिया था आपके सवालों का, उसने कोई ध्यान से जवाब नहीं दिया, बस वैसे ही टिक कर दिया, किसी को एक्सेप्ट सिग्निफिकेंट कर दिया, ये बिल्कुल रैंडमली लिखा है उसने, कोई गौर नहीं किया उसने। और अगर आप इंजीनियरिंग की रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ से डेटा लिया आपने और रिग्रेशन कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो गई है, यानी कोई कोई तार टूट गई है जिसकी वजह से किसी एक टर्मिनल में डेटा नहीं आ रहा, कहीं पे एकदम हीट बढ़ गई है किसी जनरेटर के अंदर, तो उसने अनयूजुअल ऑब्जर्वेशंस देनी शुरू कर दी हैं। तो जनरली बेहतर ये होता है कि आप इनको निकाल दें अपने मॉडल से। इस वक्त मैंने ये सेटिंग्स ऐसी रखी है कि कोई अनयूजुअल हो तो ये खुद ही निकाल देता है, लेकिन आप जस्ट रिकन्फर्म करते हैं कि अनयूजुअल ये काउंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये जनरल रिग्रेशन है, ये मैं जस्ट आपको स्टार्ट करने के लिए किया, असल में तो हम पढ़ने आए हैं बेस्ट सबसेट, और बेसिकली हम फैक्टर एनालिसिस के दोनों वाले देख रहे हैं, एक बेस्ट सबसेट और एक जिसको कहते हैं स्टेप वाइज रिग्रेशन। तो मैं सबसे पहले आपको रिग्रेशन का इंटरफेस है इसकी एक चीज़ बताता हूँ, ताकि आप इसको फिर जब एंड पे करें तो आपको पता हो। सबसे पहले मॉडल को क्लिक करें, बल्कि इससे भी पहले यहाँ पे देखें हेल्प का बटन बना हुआ है। तो अब मेरी टाइप के बारे में सीखने का एक आसान तरीका ये है कि आप किसी चीज़ को भी खोल लें, जैसे मैंने ग्राफ में फर्ज करें ये खोल दिया और हेल्प का बटन दबा दिया, ये स्टेम एंड लीफ था। हेल्प का बटन दबाऊंगा तो ये मुझे स्टेम एंड लीफ के बारे में एक फाइल दे देगा कि पढ़ लो इसका क्या मतलब है, इससे आप क्या क्या कर सकते हैं। ये बड़ी बहुत अच्छी मेरी टाइप की जो एक डिस्टिंक्टिव फीचर है बाकी सब सॉफ्टवेयर के, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर के ऊपर, वो यही है कि इसकी हेल्प का सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। तो मैं वापस रिग्रेशन में आ रहा हूँ। रिग्रेशन में मॉडल को क्लिक कर रहा हूँ और इसके अंदर देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे इसने चारों प्रेडिक्टर लिखे हैं जो मैंने इसको दिए हैं, और यहाँ पे मुझे ये पहले पूछ रहा है इंटरेक्शन थ्रू ऑर्डर। जो हमने कॉन्वेरियंस की बात की थी ना, कंप्रेशन, जो एक दूसरे की एक फैक्टर की वजह से दूसरे में चेंजेस नज़र आ रही होती हैं, जो उसकी अपनी की वजह से नहीं होती, उसको हम इंटरेक्शंस कहते हैं। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि मैं एक का एक के साथ देखूं, या ये दो का भी एक के साथ देखूं, या तीन का भी एक के साथ देखूं, यानी मैं देखूं कि इंसुलेशन को इन तीनों की वजह से क्या फ़र्क पड़ रहा है, या सिर्फ ईस्ट साउथ और नॉर्थ से इंडिविजुअली क्या फ़र्क पड़ रहा है, या दो की वजह से ईस्ट और साउथ की वजह से क्या। तो मैंने इसको बताया कि ऑर्डर टू पे देखो, यानी एक को एक के साथ देखो। उसकी वजह ये होती है कि इससे ऑर्डर आप ऊपर करें तो उनकी भी वैल्यू, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इंतहाई लो आती है। और एनीवे आपको जब भी ऑप्शन मिले कि दो का करना है या तीन का करना है, तो आप कम से कम का करें, वो ज़्यादा आपको डिटेल बताता है वहाँ। और उसके बाद भी अगर आपकी आर वैल्यूज़ यानी एडजस्टेड प्रेडिक्टेड सही नहीं आ रही, एस सही नहीं आ रहा, तो फिर आप सेकंड और थर्ड को भी देख लें। यहाँ पे मॉडल में मैंने चार टर्म्स रखी हुई हैं, ये चार, इन किसी एक को चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ, इनका सीक्वेंस भी ऊपर नीचे कर सकता हूँ एरोज वाले बटन से।
कांस्टेंट रखना है कि नहीं मॉडल के अंदर, कांस्टेंट के बारे में थोड़ी देर पहले हमने काफ़ी बात की। तो ये कांस्टेंट नहीं रखना तो ना रखो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कोई स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है तो लोग जनरली इसको निकाल देते हैं कि वैसे ही ज़्यादा। मॉडल के बाद है जी ऑप्शंस। ऑप्शंस में देखें बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपके, एक वाई, एक एक्स, 4x और बाकी एक वाई लिखा हुआ है, C1 में वाई है और C2 से 5 तक एक्सेस है। सबसे पहला है वेट। अगर आपको अपनी पर्सनल नॉलेज से पता है कि इन सब में से, जैसे मैं, मेरे पास 10 पैनल है और मैंने 8 को तो पहले ही ईस्ट की तरफ मोड़ के रखा हुआ है, तो फिर आप ईस्ट का वेट बढ़ा देंगे। तो ये वेट्स के अंदर अगर कोई चीज़ लिखनी है तो वो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज से आती है। जनरली यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखते, क्योंकि हमने रैंडम रैंडम डेटा इकट्ठा किया होता है सोशल साइंसेज में, तो उसकी वो बाय डेफिनेशन ही ऐसा है कि अगर उसको वेट आ जाएगा इसका मतलब है कि वो रैंडम था ही नहीं, तो जनरली इसको खाली छोड़ते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल फॉर ऑल इंटरवल्स, कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब होता है कि एक तो पॉइंट एस्टिमेट होता है और एक कॉन्फिडेंस इंटरवल्स होते हैं ना। तो अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये, जब आपको अनोवा की आउटपुट देता है तो वो पॉइंट्स के साथ साथ इंटरवल्स भी देता है। तो उन उन इंटरवल्स का, यानी वो 6 जहाँ पे लिखता है तो 7 बताता है, ये 5 से 7 तक हो सकता है, इंटरवल 5 to 7 है। और कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि मैं कितने % श्योर हूँ कि वो 5 से 7 के दरमियान ही होगा। तो यहाँ पे आपने लिखना होता है अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल। जनरली इसको 95 रखते हैं, कम करते जाएंगे तो डेटा एक्सपैंड होता जाएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने जो बात की थी ना कि जितनी ज़्यादा फैली हुई होगी उतना मुश्किल होगा उसका एनालिसिस, जितनी ज़्यादा सेंटर के करीब होगी उतना एनालिसिस आसान होगा। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल जब 95 रखेंगे तो बहुत ज़्यादा फैलेगी नहीं। कॉन्फिडेंस इंटरवल का टाइप क्या है, टू साइड या अपर बाउंड है या लोअर बाउंड है। अगर आपकी वैल्यूज 0 से नीचे भी हो सकती हैं और 0 से ऊपर भी हो सकती हैं तो वो टू साइडेड होता है, और इन्फिनिटी तक जाती हैं अगर टू साइडेड होता है। लेकिन अगर आपने लोअर साइड कोई बाउंड लगा दी तो 4 से नीचे नहीं जा सकती, तो वो उसको आप यहाँ पे लोअर बाउंड कर देंगे। और अगर आप ऊपर भी बाइंड करना है तो ऊपर बाउंड कर देंगे। इसी तरह सम ऑफ स्क्वायर के जो टेस्ट हैं, इसके कुछ टाइप्स होते हैं। यहाँ पे टाइप 1 और टाइप 3 आ रहा है, ये आप जब हम डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। तो अगर कुछ और हमारे पास वेरिएबल ज़्यादा होते तो शायद ये टाइप्स भी मजीद हमें मिल जाती। फिर हमने थोड़ी सी बात की थी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की पहले, आज मैं आपको सेकंड सेशन में करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप चाहते हैं कि आपके किसी डेटा को ट्रांसफॉर्म किया जाए, या फॉर एग्जांपल मैं ईस्ट को ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि उसकी स्ट्रेट वैल्यूज लेने के बजाय लॉगरिथमिक वैल्यू ले लूँ या स्क्वायर रूट वैल्यू ले लूँ। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर रूट करना चाहता हूँ तो इसको क्लिक कर दूंगा, मेरी वैल्यूज ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। लेकिन हम स्ट्रेट वैल्यूज ले रहे हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद कोडिंग। कोडिंग जनरली आप करते हैं या डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में तो हमेशा करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास प्रेशर के 2 वैल्यूज़ हैं आपकी मशीन पे, 50 और 100, तो आप 50 को कहते हैं ये लोअर वैल्यू है, 100 को कहते हैं हायर वैल्यू है। लोअर को 1 कह देते हैं और हायर को 2 कह देते हैं, और ये आपकी कोडिंग हो जाती है। या आप स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं और उससे कोडिंग कर लेते हैं। तो कोडिंग का मतलब होता है कि एग्जैक्ट वैल्यूज यूज करने के बजाय कोई और इनकी जगह पे कोई कैटेगोरिकल वैल्यू यूज करना, वो भी हम यहाँ पे नहीं कर रहे, इसलिए इसको मैं खत्म कर रहा हूँ। स्टेप वाइज हम लोग स्टेप वाइज पढ़ने ही यहाँ पे आए हैं। तो ये स्टेप वाइज का मतलब है कि आप हर पॉसिबल रिग्रेशन करें स्टेप वाइज और देखें कि कौन सा मॉडल सबसे अच्छा फिट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे स्टेप वाइज सिलेक्ट कर रहा हूँ। बाकी ऑप्शंस है फॉरवर्ड सिलेक्शन और बैकवर्ड एलिमिनेशन। फॉरवर्ड सिलेक्शन का मतलब है कि एक वेरिएबल से शुरू करो और आगे चलते जाओ, फिर दूसरा लेके आओ, तीसरा लेके आओ, चौथा लेके आओ। और बैकवर्ड एलिमिनेशन का मतलब है फुल जितने भी हैं मेरे पास यहाँ पे 4 वेरिएबल है तो चारों से शुरू करो और एक एक माइनस करते जाओ और देखो सबसे अच्छा है। तो ये इन इन मेथड से इस सेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिजल्ट तो आपने सबसे अच्छा ही चूज करना है जिस मेथड से मर्जी लें। लेकिन
डिस्प्ले इसके थोड़े थोड़े डिफरेंट आते हैं, तो पास लोग जो है वो किसी के साथ इजी फील करते हैं, पास भी वो पास किसी और के साथ करते हैं, तो आपकी मर्जी है। और यहाँ पे जो अल्फा टू एंटर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आप किसी वेरिएबल को किस बेसिस पे एंटर होने देंगे अपने मॉडल में, और या किस बेसिस पे उसको निकाल देंगे अपने मॉडल से। तो यहाँ पे मैंने 0.15 वैल्यू रखी हुई है, इसका मतलब है कि अल्फा वैल्यू मेरी 0.15 है। ये जब भी किसी कॉम्बिनेशन का या इंडिविजुअल फैक्टर का पी वैल्यू 0.15 से ऊपर होगी तो ये उसको नहीं रखेगा। ये आखिरी चीज़ है यहाँ पे हायरार्की। हायरार्की हम अगले क्लास में प्रॉब्लम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर्ड डेटा को आप किसी खास स्ट्रक्चर में एनालिसिस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। और उसके बाद लिखा है डिटेल्स अबाउट द मेथड। इसमें दो ऑप्शंस हैं, डिटेल्स अबाउट द मेथड और इंक्लूड डिटेल्स फॉर ईच स्टेप। तो मैं सेकंड वाले को चूज कर रहा हूँ। अब मैंने ये स्टेप वाइज के ऑप्शंस जो भी चूज कर लिए, तो इससे हमें स्टेप वाइज रिग्रेशन मिलेगी। ग्राफ्स आप बहुत सारे इसके ऑप्शंस हैं, आप इससे कोई ग्राफ लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिलहाल मैंने रेगुलर रखा हुआ है, तो ये कोई भी ग्राफ नहीं देगा। रिजल्ट्स बहुत सारे हैं, सिंपल टेबल भी हो सकता है, एक्सपेंडेड टेबल्स भी हो सकते हैं। एक्सपेंडेड में और कुछ और टेस्ट भी करता है ये। जब आप मॉडल को बहुत डिटेल में देखना चाहते हैं तो एक्सपेंडेड टेबल ले लेते हैं। मेथड आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, अनोवा डालना चाहते हैं कि नहीं डालना चाहते हैं, मॉडल को समराइज करना चाहते हैं कि नहीं, कोफिशिएंट्स दिखाए या नहीं दिखाए, जो हमने पीछे सारी चीज़ें देखी इन सब का पूछ रहा है। रिग्रेशन इक्वेशन जो है हर स्टेप के लिए अलग हो या एक ही हो। और फिट एंड डायग्नोस्टिक्स, जो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ इसने दो अनयूजुअल ऑब्जर्वेशंस के बारे में बताया, आप चाहते हैं तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस के बारे में बता सकता है। तो और स्टोरेज, कौन सा डेटा आप चाहते हैं कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर स्टोर हो जाए। तो फिलहाल हम प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर रहे, जो बस आज की क्लास से सीखनी है इसलिए सेव नहीं करना, तो मैं कोई भी डेटा स्टोर कर रहा हूँ। ये मैंने ओके किया तो सेशन विंडो के अंदर सबसेट की डिटेल आ गई। मैं अगेन सबसेट में भी आपको एक एक का बताता हूँ कि क्या मतलब है। सॉरी, सबसेट नहीं, हमने स्टेप वाइज किया तो स्टेप वाइज की डिटेल आ गई। स्टेप वाइज सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, और आपके पास कैंडिडेट टर्म्स 4 थी, इंसुलेशन, ईस्ट, साउथ और नॉर्थ। अब कांस्टेंट के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, इसका मतलब क्या है, तो जो इनसिग्निफिकेंट था इसलिए इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। आप यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे स्टेप 1 है जिसमें इसने सिर्फ नॉर्थ को रखा पहले, और पी वैल्यू उसकी 0.0 आई तो इसको सिग्निफिकेंट लगा, इसने कहा इसको मैं रखता हूँ। और स्टेप 2 किया जिसमें ये साउथ को भी ले आया, यहाँ पे भी इसको पी वैल्यू अच्छी मिली, इसने इसको भी रख लिया। और अगले स्टेप में ईस्ट को ले आया, ईस्ट की पी वैल्यू इसको अच्छी नहीं मिली, लेकिन स्टिल इसने उसको साथ रख लिया। और इंसुलेशन को ले आया, इंसुलेशन को लाया तो ईस्ट की पी वैल्यू ठीक हो गई। और इंसुलेशन की अपनी पी वैल्यू, इसके हमारे जो हमने स्टैंडर्ड इसको 0.15 दिया है उसके मुताबिक तो सारे ही ठीक है। यहाँ पे देखें अल्फा टू एंटर और रिमूव 0.15 है, उससे सारे कम है, इसलिए इसने इन सबको रख लिया। इसी तरह जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एस आर स्क्वायर एडजस्टेड और आर स्क्वायर प्रेडिक्टेड का बताया, तो हर मॉडल का ये बता रहा है कि कितना है आर स्क्वायर। तो अब देखें जो पहला मॉडल है इसका आर स्क्वायर 72 है, यानी एक टर्म अगर आप रखें तो 72% वेरिएंस इन आउटपुट एक्सप्लेन हो रही है। दो टर्म्स रखें तो 85% एक्सप्लेन हो रही है। तीसरी टर्म ले आए तो 87.41%, और चौथा भी ले आए तो 89% एक्सप्लेन हो रही है। एडजस्टेड को देखें, यानी कि मैंने आपको बताया था कि आर स्क्वायर जो है वो फैलेबल टर्म है, और अगर एडिशनल वेरिएबल आए जो कि बिल्कुल इररेलेवेंट भी हो तब भी वो आर स्क्वायर बढ़ा देता है, तो क्योंकि वो उसके अंदर रैंडमनेस को मॉडल करता है। तो हम उसको नहीं ले रहे, एडजस्टेड को ले रहे हैं, तो एडजस्टेड थोड़ी सी कम हो गई।
लेकिन अगेन जो मॉडल में वेरिएबल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो मॉडल 4 में आप देखें तो एडजस्टेड भी 87% पे आ गई है। प्रेडिक्टेड सबसे ज़्यादा रिलायबल होती है। प्रेडिक्टेड का मतलब मैंने आपको बताया कि आप एक एक वैल्यू को डिलीट करें और मॉडल को कहते हैं कि इसको प्रेडिक्ट करो। अगर वो सही प्रेडिक्ट करता है सब की सब वैल्यूज को, तो आपकी प्रेडिक्टेड आर स्क्वायर 100 होती है। यहाँ पे देखें 66, 81, 78 और 80 पे आ गई, तो इसका मतलब है कि आर स्क्वायर और आर स्क्वायर एडजस्टेड नहीं गड़बड़ थी कोई, तो ये आर स्क्वायर प्रेडिक्टेड 80 पे आ गई है। और तीसरी सॉरी अगला जो स्टैट है जिसको हमने देखना होता है वो मैलोज सीपी होता है। अगेन मैलोज सीपी एक ऐसी टर्म है जो कि आपके वेरिएबल्स की कम्बिनेशन की फिटनेस को बताती है अच्छी है कि नहीं। जितनी कम ये वैल्यू होती है उतना अच्छा होता है मॉडल। तो अब ये मैलोज सीपी सिर्फ इट ओनली मेक सेंस जब आपके पास एक से ज़्यादा मॉडल होते हैं। अगर आपके पास सिर्फ ये स्टेप 4 होता है, इस वक्त सिर्फ ये वाला मॉडल होता और इसकी मैलोज सीपी 5 लिखी होती तो उसका कुछ मतलब समझ नहीं आना, कुछ मतलब होना ही नहीं था। तो मैलोज सीपी तभी समझ आती है जब आपके पास एटलीस्ट 2 मॉडल हों और आप उन दोनों को कंपेयर करें, जब तो जिसकी मैलोज सीपी कम होती है वो मॉडल आप सिलेक्ट करते हैं। अब इसी तरह आप आगे आए तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आ गया, जिसके हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात कर ली। फिर मॉडल की समरी आ गई। एस सबसे पहले एस मैंने आपको बताया कि इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन, फिर आर स्क्वायर, तीनों के बारे में हमने बात की। अब ये कोफिशिएंट्स के अंदर ये बाकी चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी बात की हुई है, सिर्फ VIF के बारे में बात नहीं की हुई, तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, यानी आपके डेटा की आपके एक पर्टिकुलर टर्म के डेटा पे दूसरी टर्म्स का कितना इन्फ्लुएंस है, वो कितनी इन्फ्लेट हो रही है ड्यू टू द वेरिएंस इन अदर फैक्टर्स। तो यहाँ पे इंसुलेशन की विफ 1.93 है। अगर मैथमेटिकली आप इसको समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ लें कि आप 1.93 को अंडर रूट स्क्वायर रूट करें, ये तकरीबन 1.3 आएगा। 1.3 का मतलब होता है 130%। यहाँ पे VIF 1 का मतलब होता है कि देयर इज नो वेरिएंस इन्फ्लेशन, तो अंडर रूट करें 1.3 आ गया, इसका मतलब है 30% इन्फ्लेशन पॉसिबल है कि इंसुलेशन के अंदर हो रही हो बाकियों की वजह से। जनरली स्पीकिंग ये चारों वैल्यूज कम है। 1.2 को भी आप करें अंडर रूट 1.1 आ जाएगा, अगले का भी 1.1 और तीसरे का 1.3 आ जाएगा, तो ये वैल्यूज कम है। नॉर्मली अगेन ये कोई रूल नहीं है, रिलेटिव चीज़ होती है, लेकिन नॉर्मली 4, 5, 6 से कम कम की वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लेते हैं लोग। जब आपकी वैल्यू ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे कोई 5 होती तो फिर उस फैक्टर को फौरन निकाल देते हैं, क्योंकि वो अपने बारे में कुछ बता ही नहीं रहा था, वो बाकी तीनों के बारे में बता रहा था। बाकी तीनों के बारे में जानने की जरूरत इसलिए नहीं है कि उनकी तो अपनी डेटा मौजूद है हमारे पास। तो VIF जो है ये तीनों चारों की ठीक है जनरली स्पीकिंग। 4, 5, 6 डिपेंडिंग ऑन कि आपने अल्फा लेवल क्या रखा हुआ है, 10 तक भी लोग बर्दाश्त कर लेते हैं इसको। लेकिन अगर आपने जो भी अपने जहन में वैल्यू रखी हुई उससे ज़्यादा हो तो फिर उस वैल्यू को निकाल देते हैं मॉडल के अंदर से। रिग्रेशन इक्वेशन फिर आगे लिखी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया ये सबसे पहले कांस्टेंट है कि एक गार्बेज कलेक्टर है, इसका अपना कोई मतलब नहीं होता है। फिर ये वेरिएबल्स हैं जिनके साथ उनके कोएफिशिएंट्स हैं, और आखिर में 2 ऐसी वैल्यूज हैं जो कि अनयूजुअल है। अब ये तो इसने आपको स्टेप 4 पे ले आया और आपको बता दिया कि चारों को रखो, लेकिन यहाँ पे अल्फा 0.15 है। हम लोग नॉर्मली तो रिग्रेशन में 0.05 रखते हैं, तो मैं थोड़ी सी चेंज करता हूँ जाके, और यहाँ पे स्टेप वाइज में अल्फा टू एंटर और लीव को 0.05 कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको चलता हूँ तो आप देखेंगे कि इसने एनालिसिस तो सबका किया, लेकिन आपको सिर्फ इसने 2 आपके पास नॉर्थ और साउथ
बाकी दोनों के बारे में इसने आपको बता दिया कि वो दोनों आपकी 0.05 के लेवल को मैच नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने उनको निकाल दिया। इसी तरह आप अपनी रिग्रेशन इक्वेशन जब जाके देखेंगे तो वहाँ पे भी सिर्फ दो ही वेरिएबल होंगे, एक साउथ और एक नॉर्थ, सिर्फ दो सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स होंगे, बाकी दोनों उसने निकाल दिए क्योंकि आपने अपना अल्फा लेवल टाइट कर दिया था। अगर मैं अगेन चेंज करता हूँ, अल्फा लेवल को 0.1 कर देता हूँ, शायद ये एक और को रहने देगा, और आपके तीन तो नॉर्थ साउथ इसने 1 पे भी इसने चारों को रखा हुआ है, 0.6 हाईएस्ट है तो उसको रहने दिया। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप अपना अल्फा लेवल क्या रखेंगे, ये उस हिसाब से फिर आपकी फैसला करेगा कि आपके मॉडल के अंदर कौन से वेरिएबल्स रहने चाहिए और कौन से नहीं रहने चाहिए। मैं वापस पावर पॉइंट शेयर करता हूँ आपके साथ, वहाँ पे देखते हैं क्या चीज़। अच्छा, तो ये एग्जांपल थी जो भी हमने की। अच्छा, आप लोगों में से अगर किसी के पास मेरी टाइप 15 है या उससे कोई पुराना है तो थोड़ी सी आपकी आउटपुट डिफरेंट आएगी। नए वर्जन आते हैं तो डिस्प्ले जरा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन बाकी डेटा सारा वही होगा। जैसे देखें ये मॉडल्स 1 2 3 4 हैं, उस जो हमने भी देखा 17 में कुछ और तरह लिखे हुए थे, लेकिन बीच में इंफॉर्मेशन सारी यही थी। और जो कुछ पुराने रिग्रेशन के जो एग्जाम्पल्स थी उनमें यही फाइल जो फ्लक्स इंसुलेशन थी उसमें एक और वेरिएबल भी था टाइम के नाम से, यानी कितनी देर तक धूप पड़ रही है, टाइम। लेकिन वो चूंकि हमेशा इनसिग्निफिकेंट आता था, 0.2 पे इनसिग्निफिकेंट आता था, तो उन्होंने 17 में उसको निकाल दिया। तो ये वो सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की हैं। यहाँ पे आप देखिए तो ये पहला वेरिएबल इंसुलेशन, दूसरा ईस्ट, दूसरा फिर नॉर्थ, फिर टाइम। मैंने आपको बताया पुराने वर्जन में टाइम भी है। मेलो सीपी मैंने आपको बताया कि कंपैरेटिवली जब देखें तो तब सबसे लोएस्ट आपको रखना चाहिए, लेकिन इन इट सेल्फ इट डजंट मेक सेंस। लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको इन इट सेल्फ ही कुछ उसको पढ़ना हो, तो ये जनरल सा रूल है, इट शुड बी क्लोज टू द नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स इन द मॉडल एंड द कांस्टेंट। आपके प्रेडिक्टर्स अगर 4 हैं, यहाँ पे देखें इस मॉडल में, मॉडल नंबर 4 में 1 2 3 4 4 हैं, एंड द कांस्टेंट कांस्टेंट 1 है हमारे पास, तो टोटल हो गया 5। तो 5 के करीब तरीन ये 5.8 है, इसलिए ये वाला इसने सिलेक्ट कर लिया है। अब ये हर रो जो है ये एक अलग मॉडल को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मॉडल नंबर 3 है, इसका स्क्वायर 87 है, एडजस्टेड 85 है, वेलोसिटी 7 है, स्टैंडर्ड एरर 8.5 है। उसके अंदर 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। कौन सा? ये ईस्ट, यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, साउथ और नॉर्थ। अच्छा जी, अब मैं वापस जाता हूँ मिनट ऐप पे, और बेस्ट सबसेट स्टेप हमने देख लिया। बेस्ट सबसेट को देखते हैं, मैं क्विकली देख लूँ हमारे पास टाइम कितना रह गया। टाइम इसका खत्म होने वाला है, तो मैं मीटिंग बंद करके दोबारा शुरू कर रहा हूँ और फिर बेस्ट सबसेट को देखते हैं।